जय हिंद दोस्तों, मैं वेद प्रकाश अवध कंपटीशन जोन माधवनगर कोठी बाराबंकी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल ब्लड के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था, वो पार्ट 1 था। आज हम आप लोगों को पार्ट 2 बताएंगे, जिसमें से ब्लड के बारे में थोड़ी और भी चीज़ें हम लोग और सीखेंगे। ठीक भैया, जैसे ब्लड है, हमारे ब्लड को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। हमारा ब्लड जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग तो भैया प्लाज्मा होगा। क्यों भैया? पहला भाग हमारा प्लाज्मा होता है और दूसरा भाग जो होगा वो रुधिराणु होगा। कौन सा भैया? वो रुधिराणु भाग होगा। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। और प्लाज्मा भैया हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा का जो प्रतिशत है हमारे ब्लड में वो 55 से 60% तक होता है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन समझ होनी चाहिए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। इस वजह से यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझते हैं। वो पूछता है कि ब्लड में यानी रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो 55 से 60% तक की ब्लड में प्लाज्मा होगा। जो बाकी का भाग होगा वो क्या होगा? रुधिराणु। क्या होगा भैया? रुधिराणु, जो कि 40 से 45% होगा। अब दूसरा प्रश्न एग्जामिनर क्या पूछता है? दूसरा प्रश्न एग्जामिनर ये पूछता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो भैया प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। क्यों भैया? 90% होता है। और जो बचा 10% भाग में प्रोटीन और अन्य कुछ अवयव भी घुले रहते हैं। अब देखो, यहाँ हमारे प्लाज्मा में 2 प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की भैया? 2 प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं। पहली जो प्रोटीन पाई जाती है वो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन भैया? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और दूसरी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। 2 प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं। पहली जो प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और दूसरी जो प्रोटीन है वो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इन दोनों प्रोटीनों का कार्य रुधिर का थक्का बनाना होता है। तो अगर पेपर में पूछे कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक होती है, तो क्या हम लोग क्या बताएंगे भैया? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 ऐसी प्रोटीनें होती हैं जो कि रुधिर का थक्का बना देती हैं। अब ये रुधिर का थक्का बनना क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझो भैया। रुधिर का थक्का बनना, जब कोई इंसान कट जाता है तो ब्लड बहता रहता है और वो थक्का नहीं बनता, यानी गाढ़ा नहीं होता और वो बहता रहता है। यानी कि अगर 2 मिनट तक की किसी भी इंसान का ब्लड नहीं जमता है तो इन प्रोटीनों की कमी रहती है। इसी पर एग्जामिनर जो होता भैया वो एक प्रश्न और बना देता है कि कौन सी विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता है, तो वो हम लोग विटामिन के चैप्टर में बताएंगे। वो विटामिन होती है विटामिन के, जिसको हम लोग फ्यूकोफिनोन के नाम से जानते हैं। अभी हम उस पर कोई भी बात नहीं करेंगे, जबकि हम लोग ये समझते हैं कि कौन सी 2 प्रोटीनें होती हैं जिसकी वजह से हमारा रुधिर का थक्का जमता है। तो क्या बताएंगे भैया? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। जब भैया इसी में प्लाज्मा में ही फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो जो भाग बच जाता है, यानी कि जो पीला और भाग हमारे ब्लड का जो पीला भाग ऊपर बच जाता है उसको हम लोग सेरम कहते हैं। तो बीमारियों की जो जांच है, बीमारियों की जांच भैया किससे की जाती है? सेरम से की जाती है। किससे भैया? सेरम से की जाती है। बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। तो हमारा प्लाज्मा भैया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रुधिराणु के बारे में।
हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया, रुधिराणु को के बारे में। देखो भैया, ब्लड में रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है, ब्लड में रुधिराणु 40 से 45% होता है। कितना भैया, 40 से 45%। अब देखो रुधिराणु ये कणकीय होते हैं भैया, कणकीय मतलब कठोर होते हैं, है ना भैया, यानी रुधिराणु जो है वो कणकीय या कठोर होते हैं। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जो लिक्विड फॉर्म में होंगे उसको हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे, और जो थोड़ा कणकीय भाग में होंगे उनको हम लोग रुधिराणु बोलेंगे। क्या भैया, रुधिराणु बोलेंगे। अब हम लोग रुधिराणु को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। 3 भागों में भैया ये रुधिराणु डिवाइड रहता है। पहला भाग आरबीसी, दूसरा भाग डब्ल्यूबीसी और तीसरा भाग प्लेटलेट्स। तो हम भैया आरबीसी को समझते हैं। आरबीसी को भैया, आरबीसी का एक अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का एक अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। कभी कभी पेपर में आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट ना कह के रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिका कहते हैं भैया, लाल रुधिर कणिका। ठीक भैया, तो ज्यादा जो पॉपुलर नाम होता है इसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का एक अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। क्या भैया, आरबीसी का एक अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। अब देखो आरबीसी का जो जीवन काल होता है हमारे शरीर में, आरबीसी का जो जीवन काल होता है यानी ब्लड में जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है, 120 दिन। यानी 120 दिन तक ही आरबीसी हमारे ब्लड में जीवित रहती हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने के बाद ये पुनः बनने लगती हैं भैया। तो अब देखो ये नष्ट होने के बाद यानी भैया आरबीसी नष्ट होने के बाद ये कहाँ पे आके दफन होंगी, प्लीहा में आके दफन होगी। जो हमने आपको पार्ट 1 में बताया भी है कि जब प्लीहा में आकर दफन होगी तो जाहिर सी बात है कि प्लीहा को ही हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहेंगे। क्यों भैया, आरबीसी को हम लोग, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे, प्लीहा को कहेंगे, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं, है नहीं भैया। अब देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता भैया, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अब जाहिर सी बात है भैया, जब केंद्रक पाया नहीं जाएगा तो हम लोग, जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो उसमें डीएनए भी नहीं होगा। जब डीएनए नहीं होगा तो क्या वंशानुगत की पहचान की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो भैया आरबीसी से वंशानुगत की पहचान नहीं की जा सकती है। आरबीसी की जो संख्या होती है हमारे ब्लड में, आरबीसी की जो संख्या होती है वो भैया 50 लाख, भैया 50 लाख यानी 5 बिलियन होती है। कितना भैया, 5 मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया आरबीसी की संख्या रक्त में कितनी होती है, 50 लाख यानी 5 बिलियन। अब एक बात यहाँ ध्यान करना भैया कि अगर आरबीसी की संख्या, अगर हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो एक बात ये कॉन्सेप्ट समझना कि जब हमारे शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो आरबीसी नहीं रहेगी, जब आरबीसी नहीं रहेगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं रहेगा। क्यों भैया, जब हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई नहीं कोई रोग उत्पन्न होगा। जब रोग उत्पन्न होगा तो उस रोग को क्या नाम देंगे, एनीमिया नामक रोग, यानी रक्त अल्पता, यानी कि एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाएगी। तो भैया रक्त की कमी जो है वो ब्लड की यानी कि ये एनीमिया नामक जो रोग है वो ब्लड की कमी के कारण होता है। अब हम लोग समझते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं भैया, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहा जाता है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स कहा जाता है। अब भैया डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन होगा भैया, 4 दिन। अब जैसे आरबीसी को, जब आरबीसी नष्ट हो जाती थी तो उसको तो प्लीहा भैया खा लेता था, यानी प्लीहा के पास वो चली जाती थी, स्प्लीन के पास चली जाती थी क्योंकि उसका कब्रिस्तान कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का क्या होगा, तो भैया डब्ल्यूबीसी को
एक होगा लाइसोसोम, वो WBC को खा लेगा, उसके बाद में दोबारा WBC का निर्माण होगा। तो भैया WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 4 दिन। और इसको खाएगा कौन, लाइसोसोम। इसमें केंद्रक पाया जाता है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, WBC में केंद्रक पाया जाएगा। अब जब WBC में केंद्रक पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें DNA होगा। जब DNA होगा तो जाहिर सी बात है जब DNA होगा तो भैया वंशानुगत की पहचान भी की जा सकती है। यानी कि अगर आपका एक बाल उखाड़ लिया जाए तो बाल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ रहता उसको अगर हम लोग ले जाएं और दूसरे इंसान के बाल से काट के उस दूसरे इसका जो चिपचिपा बाल होता है उससे काट लें, ठीक है, दोनों का अगर मैच कराएंगे तो अगर ये जो WBC उसमें केंद्रक होगा तो उससे वंशानुगत की पहचान की जा सकती है। यानी कोई भी ऐसा पार्ट जो होगा WBC का जिससे पहचान कराई जा सकती है। संख्या, भाई WBC की जो संख्या होती है हमारे रक्त में वो कितने, 7 से 10,000, कितना भैया, 7 से 10,000। अब WBC में क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी पाई जाएंगी। WBC में भैया एंटीबॉडी पाई जाएंगी। अब एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि एंटीबॉडी ये हमारे शरीर में किसी भी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं। तो भैया एक प्रश्न यहीं से बनता है कि क्या एंटीबॉडी किसमें पाया जाता है, तो WBC में एंटीबॉडी पाया जाता है। किसमें भैया, WBC में एंटीबॉडी पाया जाता है। WBC की अधिकता होने से ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। WBC की संख्या अधिक होने से कौन सा रोग होगा, ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। अब इधर हम लोग बढ़ते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को भैया, प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भैया, 1.5 लाख से 4.5 लाख हमारे ब्लड में देखने को मिलती है। इसका अगर औसत देखें तो मात्र 2 लाख संख्या, यानी अगर औसत देखें तो 2 लाख तक की होता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। पेपर में सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट लिख के देता है। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि थ्रोम्बोसाइट ये कौन सी बला है, कि ये शब्द कौन सा है, और वो समझ नहीं पाता। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो हमारे शरीर में कितना होता है भैया, 7 दिन होता है। कितना, 7 दिन। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में कब कम होगी, जब हमारे शरीर में बुखार आएगा, वीकनेस होगी, यानी डेंगू नामक बुखार में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। कितनी भैया, कम हो जाती है। और स्टेज ऐसी आ जाती है कि ब्लड के आ जाने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। अगर ये संख्याएं बहुत ही तेजी के साथ घटती हैं तो बहुत ही तेजी के साथ घटती हैं, अगर बढ़ने लगती हैं तो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगती हैं। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भैया ये वीकनेस भी इसकी वजह से वीकनेस भी आ जाती है। और अगर प्लेटलेट्स को संख्या बढ़ानी होती है तो हम लोग कीवी फल वगैरह खाते हैं, पपीते का जूस वगैरह पीते हैं। इस वजह से भैया अब आपका ब्लड का जो पार्ट 2 है ये आपका कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग आपके पार्ट 3 में अन्य चीज़ें बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियोज हम आप लोगों को हमेशा प्रदान करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।